दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में रिसेंट वॉर में 3000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 5 लाख से भी ज्यादा लोग गाजा पट्टी छोड़ चुके हैं। इजराइल गाजा पर हजारों से भी ज्यादा मिसाइल छोड़ चुका है। उसने नॉर्थ गाजा के लोगों को 24 घंटे के अंदर जगह खाली करने को कहा है। हमास अभी भी हमले करने से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान ने इसराइल को वार्न किया है, अगर वो गाजा पे हमले नहीं रोकेगा तो उसे भी वॉर में शामिल होना होगा। लेबनान के हजीबुल्लाह सही वक्त आने पर इस जंग में इजराइल के अगेंस्ट शामिल होने की बात कर रहे हैं। वहीं एक तरफ ये वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ये इजराइल के सपोर्ट में दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पैलेस्टीन के साथ में अरबी कंट्रीज, रशिया और चाइना साथ में देखने को मिल रहा है। Israel continues its mass mobilization. Its people have been occupied or militarized. A surprise attack by the Palestinian militant group Hamas. ये वीडियो शुरू करने से पहले दो कॉमन वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं, बीसी एंड एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट जब बॉर्न हुए थे उनके पहले के ईयर्स। और एडी की बात करें तो एनो डोमिनी, इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का ईयर। एग्जांपल ईयर 1, ईयर 2 से आगे बढ़ते हुए आज का ईयर से 2023 बेसिकली। ये वॉर, लैंड डिस्प्यूट, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली स्टार्ट नहीं हुए हैं। पैलेस्टीन इजराइल की कहानी 4000 साल पुरानी है। इसे जानने के लिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 2150 बीसी में, जहां हजरत इब्राहिम बॉर्न होते हैं। सुमेर एक लोकेशन है इराक में जिन्हें ज्यूइश यानी यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये तीनों रिलीजन के लोग मानते हैं। वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि गॉड इज वन। उनकी 2 बीवी होती है जिनका नाम है हजर एंड सारा। हजर के बेटे इस्माइल और सारा के बेटे इसैक। इसैक को ज्यूइश यानी यहूदी लोग आइसैक के नाम से भी जानते थे। मक्का शरीफ जिन्हें मुसलमान काबा कहते हैं एंड जमजम वाटर, ये दोनों हजरत इब्राहिम के फैमिली से मिला है। काबा शरीफ, जमजम पानी और कुआं, इनके पीछे की कहानी वो हम आपको डीपली में नहीं समझा सकते। अगर आपको जानना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यहूदियों का इसाक को लेके मानना और मुसलमानों का इस्माइल को लेके मानने की कहानी ये है कि जब गॉड अल्लाह हजरत इब्राहिम को टेस्ट करता है तो उन्हें कहा जाता है कि अपने सबसे प्रीशियस चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा। तभी उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती उनका बेटा हजरत इस्माइल रहते हैं। और इब्राहिम जैसे उन्हें मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उनको एक एंजल आके रोक लेती है। उन्हें ये बताया जाता है कि आपको एक टेस्ट के तौर पर कराया गया है, रुक जाइए। और मुसलमानों का भी मानना यही है। दूसरी जगह यहूदी लोगों का मानना है सेक्रीफाइस के समय इस्माइल की जगह इशाक थे। हजरत इसैक को एक बेटा होता है। इस्लाम में इन्हें याकूब कहते हैं और ज्यूइश में इन्हें जेकब कहते हैं और कुछ लोग इन्हें इजराइल भी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये इजराइल नाम कहां से आया होगा। आगे जाके याकूब को 12 बेटे होते हैं और इन सब के अलग अलग ट्राइब्स बन जाते हैं। सबसे मेन एक ट्राइब है जिनका नाम है यहूदा। यहाँ से चालू होता है यहूदी और जुदा यानी कि ज्यूइश रिलीजन। उनमें से एक ट्राइब इजिप्ट निकल जाता है और इनकी आबादी इजिप्ट में बढ़ने लगती है। यहाँ पे किंग फेरो का ये मानना था कि इजिप्ट पे आके अगर किसी ने अटैक किया तो यहूदी उनके साइड होकर उल्टा हम पर हमला करेंगे, इसलिए कई सारे यहूदी मारे जाते हैं। उनमें से एक बचता है हजरत मूसा और मूसा वहां से अपनी जान बचा के भागते हैं। ऐसा माना जाता है तभी उन्हीं के आगे एक एंजल यानी फरिश्ता दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि मूसा भागो मत, इजिप्ट रिटर्न जाओ और अपने बचे हुए यहूदी लोगों की जान बचाओ। तभी वो रिटर्न जाते हैं और किंग फेरो को कन्विंस करके अपने यहूदी लोगों को लेके वहां से निकल पड़ते हैं और वो आते हैं माउंट सिनाई। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आया तो ईश्वर ने इन्हें एक संदेश भेजा है जिसमें 10 कमेंडमेंट्स थे और यहूदी इन्हें 10 कमिटमेंट मानते हैं। ये जो सारे इवेंट जो मैंने आपको अभी नरेट किया है ये सारा 2000 बीसी और 1000 बीसी के बीच में हुआ है। कई साल बीतने के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बनाई जाती है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है टेम्पल माउंट की, जिसको लेके आज के डेट में कई सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। 970 से 931 बीसी के दौर में सोलोमन एक किंग हुआ करते थे। उन्होंने जेरूसलम में टेम्पल माउंट बनाया और वहाँ हजरत मूसा को दिए गए वो 10 कमेंडमेंट वाला बॉक्स उस टेंपल में रखा गया और उसे होली ऑफ द होलीज के नाम से जाना जाता है। 586 बीसी में बेबीलोनियन के अटैक में टेंपल माउंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन 539 बीसी में पर्शियन किंग साइकस उन्हें डिफीट करके रूल करने लगते हैं और थोड़ा आगे चल के वो यहूदी टेंपल फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 63 बीसी में जब रोम के किंग पोम्पी इजराइल कॉन्कर करते हैं, कुछ ही सालों बाद वहाँ जूलियस सीजर आते हैं और वो पोम्पी को हराकर वहाँ के यहूदी धर्म को लीगलाइज कर देते हैं और इन यहूदी के हेड बनते हैं किंग हेरोड। हेरोड सेकंड टेंपल माउंट को कंप्लीटली रेनोवेट करता है। कई साल तक रोम वहाँ पे रूल कर रहे थे और कुछ समय के बाद एक नया धर्म स्टार्ट होने की नींव पड़ती है। 4 बीसी में कहानी शुरू होती है जीसस ईसा मसीह की। वो जीसस यहूदी फैमिली में बॉर्न होते हैं। वो काफी सारे अनबिलीवेबल चीज करते हैं जैसे कि वाटर को वाइन में बदलना, मिट्टी से एनिमल्स को बनाना, मरे हुए लोगों को जिंदा करना। इन सब रीजन की वजह से लोग उन पे काफी ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। जीसस जब जेरूसलम आते हैं जहाँ टेंपल माउंट है, वहाँ उन्होंने देखा कि इधर मर्चेंट मनी ट्रेडर हैं जो जानवर
जानवरों की खरीद बेच कर रहे हैं और इन सब से टेम्पल माउंट काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। वो इन सब को हटा के पूरा टेम्पल को साफ करवाते हैं। इन सब की वजह से टेम्पल के प्रीस्ट उन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जीसस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो के जरिए ये यहूदी जीसस को क्रॉस पर हैंग कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद जीसस की मौत हो जाती है। अब दुनिया भर के जीसस क्राइस्ट के लोगों का ये मानना था कि ये यहूदी ने हमारे जीसस को मार दिया। मरने के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया गया और फ्राइडे के 2 दिन के बाद संडे को जीसस फिर से उठते हैं और उनका रीबर्थ होता है। इससे क्रिश्चियनिटी आज भी ईस्टर के नाम पे सेलिब्रेट करता है। ऐसा लोगों का मानना है कि जीसस 40 डेज यहाँ रहे और उन्होंने अपना ज्ञान लोगों में बांटा, लोगों को ज्ञान दिया और 40 दिन के बाद वो फिर से स्वर्ग में चले गए। 66 से 135 एडी में रोमन और यहूदी के बीच में डिस्प्यूट होने लगे और यहूदी को रोमन ने वहां से पूरी तरह भगा दिया और उसके बाद रोमन ने इस एरिया का नाम दिया पैलेस्टीन। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से ये वर्ड पैलेस्टीन आया है। आगे चल के 380 एडी में रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया और यहाँ से पूरी दुनिया ने भी क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू कर दिया। 614 एडी में यहूदियों के लिए थोड़ी आसानी हुई। इसके लिए पहले थोड़ा मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद प्रॉफिट का जन्म हुआ मक्का में। 570 से 632 की एडी में वो दुनिया में रहे। 610 एडी में इन्हें फर्स्ट रेवलेशन हुआ जिब्राइल के थ्रू, यानी गॉड अल्लाह का पहला मैसेज उनको मिला। रमजान के 21st डे पे उनको फर्स्ट मैसेज मिला और तभी कुरान मुस्लिम की होली बुक दुनिया में लाई गई। प्रॉफिट मोहम्मद का कहना था कि पिछले डेकेड्स में हजरत इब्राहिम, मूसा, जीसस ये सभी मुसलमान थे। इन्होंने जो भी ज्ञान दिया है वो सही है और हमें भी इन्हीं के रास्ते पे चलना है। मोहम्मद प्रॉफिट का जेरूसलम से क्या रिलेशन है, आइए जानते हैं। कुरान में ये कहा गया है कि 621 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद नाइट जर्नी कर रहे थे, जहां उन्हें एक व्हाइट हॉर्स जो जेब्रियल लाके देता है। इस हॉर्स का नाम है बुराक। उस रात प्रॉफिट मोहम्मद बुराक पे बैठकर मक्का से सबसे फारदेस्ट मॉस्क मस्जिद अल अक्सा पहुंचे और वहां जाकर नमाज पढ़े और सेकेंड ट्रायल जिसे मिराज कहते हैं वो मस्जिद अल अक्सा से सीधा स्वर्ग में चले गए। ऐसा लोगों का मानना है कि बुराक ने जो स्टोन से फ्लाई किया स्वर्ग के लिए, वो स्टोन आज डोम ऑफ द रॉक में रखा हुआ है। वहां उन्होंने गॉड से बात करी और प्रॉफिट मैसेंजर से भी बात करी और फिर से वो मक्का पहुंच गए। 632 एडी में मोहम्मद प्रॉफिट की डेथ हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद 634 में उमर वहां का खलीफा बनता है। उन्हें जेरूसलम पे एकदम आसानी से कॉन्कर कर लिया। उन्होंने टेम्पल माउंट यानी मस्जिद अल शरीफ पर प्रेयर करना चालू किया और उन्होंने ये काम अच्छा किया कि ज्यूइश यानी यहूदी को फिर से आके जेरूसलम में सेटल होकर वर्शिप करने की आजादी दी। लगभग 300-400 सालों के बाद जब से रोम एम्पायर रूल कर रहे थे, यहूदी को जेरूसलम में आने मिला और गोल्डन डोम 60 साल बाद बनाया गया। कई बार मुस्लिम लोगों ने रूल करके यहूदियों को फिर से बुलाया तो कभी ईसाइयों ने रूल करके उन्हें भगाया। कई सालों तक ये चलता रहा। ऑटोमन एम्पायर 1516 में जेरूसलम को कॉन्कर कर लेता है। पूरी जेरूसलम सिटी को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उन्हें सभी रिलीजन के लोगों को आने के लिए अलाउ किया। पूरे यूरोप में एक दौर स्टार्ट हुआ जिसका नाम था एंटीसेमिटिज्म इन यूरोप। 19th सेंचुरी में यूरोप में यहूदी को ओपनली लटकाया गया। कई यहूदी मारे गए, इसलिए जियोनिज्म आंदोलन चालू किया गया जिसका मतलब देयर मस्ट बी ए पीसफुल प्लेस फॉर ऑल यहूदीज टू लिव। इसका स्टैंड 2 यहूदी ने लिए थे, एलिजाबरेन यहूदा और थियोबर हर्जी, जिसके चलते 25,000 यहूदी लोग इजराइल पहुंचे। तभी वहाँ जर्मनी रूल कर रहा था। बात होती है वर्ल्ड वॉर 1 की। यहाँ पर जर्मनी का हारना और इंग्लैंड का जीतना फिक्स था, इसलिए जियोनिस्ट आंदोलन के लोगों ने इंग्लैंड से सपोर्ट मांगा और 1917 में इंग्लैंड ने बेल्फोर डिक्लेरेशन बनाया। वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी बेल्फोर ऑर्थर ने रोथस्चाइल्ड लॉर्ड जो ब्रिटिश ज्यू कम्युनिटी के लीडर थे उन्हें एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि वी आर इन अ फेवर दैट पैलेस्टाइन मस्ट हैव अ पीसफुल प्लेस वेयर Jews can have their national home। और उसके चलते उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के नॉन ज्यूज लोगों को और उनके ट्रेडिशन को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 में 1918 में इंग्लैंड ने ऑटोमन को हराकर पैलेस्टाइन पर राज किया और वहाँ के ब्रिटेन्स को बेल्फोर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग चलने को कहा। इस बेल्फोर डिक्लेरेशन को सपोर्ट मिलता है लीग ऑफ नेशन का, जिसे हम आज के दौर में यूनाइटेड नेशन के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब हिटलर का राइज होता है, उन्होंने यहूदीज को मारना स्टार्ट कर दिया। उसके पीछे रीजन ये था कि वो यहूदीज इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ टाइम के बाद 2.5 लाख के आसपास यहूदी पैलेस्टीन वापस आ जाते हैं। उनकी पॉपुलेशन यहाँ रहने वाले अरबी लोगों के पॉपुलेशन तक पहुंच गई थी। इसके चलते उन्होंने राइट्स चालू कर दिया जिसकी वजह से 1000 ऑफ यहूदीज, अरबीज और ब्रिटिश भी मारे गए। तभी ब्रिटिश ने 1939 में यहूदी माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया और ये रिस्ट्रिक्शन के चलते व्हाइट पेपर पॉलिसी भी पास की गई। 1939 तक हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी चाहता था कि ज्यूइश और अरब उन्हें सपोर्ट करे, पर यहूदी ने यूएसए, यूके, यूएसएसआर को सपोर्ट किया और इस जंग के दौरान 2 लाख यहूदी भी मारे गए और इनके अगेंस्ट जाने के लिए मुस्लिम लोगों ने जर्मनी को सपोर्ट किया। यूएसए, यूके की जीत हुई और इंग्लैंड की हार देखकर अरब लोगों को लगा
पैलेस्टीन इनके हाथ से निकल जाएगा। यहूदियों का माइग्रेशन अभी भी पैलेस्टीन में अलाउ नहीं था, तभी इनका एक ग्रुप इरगुन ब्रिटेन के हेडक्वार्टर किंग डेविड होटल पर अटैक कर देता है और वहां के 91 ब्रिटिश लोगों को मार दिया जाता है। उसी समय 3 यहूदी क्रिमिनल्स को अरेस्ट करके उनको डेथ पनिशमेंट देने को कहा। तभी यहूदी के इरगुन ने 2 ब्रिटेन को किडनैप कर लिया और कहा कि आप 3 यहूदी को छोड़ो तो ये 2 ब्रिटेन भी हम छोड़ देंगे। पर ब्रिटिश ने इस बात पर इग्नोर करके उन 3 यहूदियों को मार दिया और यहाँ इरगुन ने वो 2 ब्रिटेन को ओपनली हैंग कर दिया। इसके चलते ब्रिटिश को लगने लगा कि हमारा स्टैंड और यहाँ नहीं टिकने वाला है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ब्रिटिश ने ये फैसला किया कि 15 मई 1948 को उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ब्रिटेन ने अरब और यहूदी के इश्यू को रिजॉल्व करने का ट्राई किया, बट दोनों आपस में एकदम अगेंस्ट थे। इसलिए इंग्लैंड ने 1947 में ये डिसीजन यूएन को सौंप दिया। यूएन ने रेजोल्यूशन 181 पास किया था, जहाँ 1 स्टेट इजराइल को जाएगा और 1 स्टेट पैलेस्टीन को, और सेकंड जो जेरूसलम है वो यूएन के हाथ में रहेगा। इन शॉर्ट यूएन इसे कंट्रोल करेगा। जिसमें ढेर सारी कंट्रीज ने वोटिंग करी। 13 वोट इस डिसीजन के अगेंस्ट थे, जिसमें 12 अरब कंट्रीज के थे और 1 वोट इंडिया का था। नेहरू जी ने इस डिसीजन के अगेंस्ट वोट किया था। ज्यूइश लोगों ने ये डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया और अरब लोगों ने इसे टोटली रिजेक्ट कर दिया। 14 मई 1948 को इजराइल ने एक इंडिपेंडेंट नेशन की घोषणा की। उसी दिन अरब कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ वॉर करने का ऐलान किया। तभी इजराइल ने सभी अरब कंट्री को हराकर जीत हासिल की। यूएन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग 55% एरिया इजराइल को मिलने वाला था, जो इजराइल ने उसे हटा के 78% लैंड एक्वायर कर लिया। इस रीजन से 7 लाख से भी ज्यादा पैलेस्टीन लोग होमलेस हो गए। यही जंग और डिस्प्लेस की वजह से आज भी पैलेस्टीन गाजा इजराइल के अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं। 1967 और 1973 में भी अरब इजराइल वॉर हुए थे। इन सभी वॉर में अरब इजराइल को हरा नहीं पाता है और इजराइल गाजा जो इजिप्ट बॉर्डर के पास है एंड वेस्ट बैंक, इस पर पूरी कंट्रोल कर लेता है। ये सारी रीसेंट वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान पैलेस्टीन के लोगों का हुआ है। 1967 के वॉर में 5 लाख पैलेस्टीन लोगों को रेफ्यूज बनाया गया था। काफी ऑर्गेनाइजेशन इनको सपोर्ट करने के लिए बनाए गए थे। 1964 में पीएलओ बनाया गया था, जिसका नाम है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। काफी पैलेस्टीन ग्रुप का ये कहना था कि पीएलओ सॉफ्ट है। इसी को देखते हुए 1987 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जिसका नाम है हमास। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन मोटो है पैलेस्टीन को इजराइल के कंट्रोल से फ्री करना और इस्लामिक स्टेट बनाना। यही हमास आज इजराइल में अटैक कर रहा है। पैलेस्टीन में एंटी इजराइल राइट्स चलाए गए, जहां 1987 में फर्स्ट एंटी इजराइल राइट्स देखने को मिलता है। सेकेंड राइट्स ईयर 2000 में हुआ। आप सभी सोच रहे होंगे कि इजराइल इतना ब्रूटल क्यों है। इसलिए क्योंकि इजराइल पर स्टार्टिंग से ही अटैक हो रहे थे। उसी को लेकर इनका ये मानना था कि अगर ये ज्यादा वॉर ओरिएंटेड और ब्रूटल नहीं हुए तो इन्हें मार दिया जाएगा और इजराइल आज इन ज्यूइश का नेशनल होम है वो फिर इनके हाथ से निकल जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था। इसका यही रीजन है बार बार पैलेस्टीन लोगों को हरेस करना और बार बार कर्फ्यू लगाना। इन सब की वजह से इजराइल पैलेस्टीन वॉर जोन काफी बढ़ गया था। इन दोनों देशों के बीच में पीसफुल सोल्यूशन भी काफी लाए गए, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके चलते आप देख सकते हो कुछ पॉलिटिकल लीडर लोग की डेथ भी हो गई। 1993 में पीएलओ के लीडर और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर 2 स्टेट सेटलमेंट के एग्रीमेंट में ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, लेकिन पिछले 40 सालों में इजराइल गवर्नमेंट ने लोगों को पैसे देकर वेस्ट बैंक में जाके सेटल होने के लिए कन्विंस किया। अभी 2 स्टेट सोल्यूशन के बाद ये माइग्रेट हुए लोगों का क्या होगा, आइए जानते हैं। 1933 से 1955 के ओस्लो अकॉर्ड्स ने वेस्ट बैंक को 3 पोर्शन में डिवाइड करने का तय किया, जिसमें से एक पार्ट पैलेस्टीन, एक पार्ट इजराइल और एक पार्ट शेयरिंग रेशियो में इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को दिया गया। ये डिवीजन काम नहीं कर पाया। इजराइल के कुछ लोगों ने इसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था, उन्हें एक ज्यूइश ने मार दिया। ये सेम चीज हमास पीएलओ को टारगेट करते हुए कहता है, बट पीएलओ बहुत सॉफ्ट है और ब्रूटल नहीं है। कुछ टाइम के बाद गाजा में इलेक्शंस होते हैं। ये इलेक्शन हमास जीत के पूरा कंट्रोल वो गाजा पे कर लेता है। इजराइल हमास को कंट्रोल करने के लिए ब्लॉकेज डाल देता है। 2006 में गाजा ओपन एयर जेल बन जाता है। गाजा के लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता और इजराइल गाजा के लोगों को वहां से निकलने भी नहीं देता है, क्योंकि पावर में हमास की गवर्नमेंट होती है। आगे जाके गाजा में बॉम्बिंग होती है, टॉर्चर्स होते हैं, मर्डर्स किए जाते हैं। वहां के वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई को भी बंद कर दिया जाता है इजराइल द्वारा। और अभी की सिचुएशन की बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:30 बजे गाजा के मिलिटेंट्स ने 5000 मिसाइल लॉन्च करके इजराइल पर अटैक कर दिया है और कई सारे पैराग्लाइडर के थ्रू ये हमास के मिलिटेंट इजराइल में अटैक कर रहे हैं। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस ऑपरेशन की खबर दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी जो मोसाद है उसको भी नहीं मिली, जिसकी वजह से 660 लोग इस अटैक में मारे गए।